जनभाषाहिंदी.com के YouTube चैनल पर आप सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक भिखारिन लड़की की बेहद मार्मिक कहानी, जिसका शीर्षक है भिखारिन। और कहानीकार हैं हिंदी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार मनोज कुमार मंजू। मनोज कुमार मंजू बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों में शुमार हो चुके हैं। मनोज कुमार मंजू की अब तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सर्व भाषा ट्रस्ट दिल्ली द्वारा इनकी पहली ही पुस्तक छेड़ दो तार को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहित्य सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इतना ही नहीं, मनोज कुमार मंजू OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन आदि का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं मनोज कुमार मंजू कृत कहानी के माध्यम से आज के समाज का घिनौना सच की किस तरह एक भिखारिन वैश्या बनने पर मजबूर हो गई। पार्क में कदम रखते ही मैंने एक सरसरी नजर चारों ओर दौड़ाई। जहां तक मैं देख सकता था, मैंने देखा कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था। वही बच्चों का शोरगुल जो कभी तीव्र तो कभी धीमा हो जाता, वही बातचीत की भिनभिनाहट। कुछ बच्चे कैच कैच खेल रहे थे तो कुछ खो खो और छुपा छुपी। वही क्रिकेट के शौकीन कुछ बच्चे अपना शौक पूरा कर रहे थे। वृद्ध जनों के अपने अलग जमघटे थे। वही कुछ नौजवान जोड़ियां भी नजर आ रही थीं और कुछ महिलाओं की टोलियां भी जो वृद्धावस्था को छू रही थीं। चारों तरफ निरीक्षण करने के बाद मैं आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद मैंने खुद को पार्क के एक कोने में पड़ी बेंच के सामने खड़ा पाया, जिस पर जहां तहां धूल के कण और कुछ सूखे पत्ते पड़े हुए थे। मैंने झुककर फूंक फूंक कर बेंच के एक कोने को कुछ हद तक साफ कर लिया था। अब जेब से रुमाल निकालकर उसे और साफ करने की कोशिश कर रहा था। संतुष्ट होने के बाद मैं वहां बैठ गया। एक नजर फिर दौड़ाई उस तरफ जहां बच्चे अपने अपने खेलों में मग्न थे। फिर कुछ सोचने वाले अंदाज में निश्चल हो गया था मैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो सामने वाली कॉलोनी में कमरा लिया है किराए पर। कॉलेज भी ज्यादा दूर नहीं है, कॉलोनी के लोग भी अच्छे हैं। और फिर मुझे क्या, जैसे भी हो आप भला तो जग भला। और पता नहीं क्या क्या सोच जाता मैं कि अचानक बाबूजी, 1 रुपया मिलेगा। मैंने नजर उठाकर ऊपर देखा। उफ, इतने गंदे कपड़े। सोचते हुए नजर और ऊपर उठाई तो फिर देखता ही रहा था मैं कई क्षण। इखरा बदन, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अथाह सूनापन झलक रहा था, सुतवा नाक और पतले होंठ। जितना सुंदर चेहरा, उससे कहीं ज्यादा मायूसी छाई हुई थी वहां। कपड़े ऐसे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे पिछले कई हफ्तों से नहीं धुले गए हों। गंदे और कई जगहों से छन चुके उन कपड़ों में उसका गोरा बदन ऐसे लग रहा था जैसे कीचड़ में कमल खिल उठा हो। यही कोई 15-16 की रही होगी वह। मेरे इस तरह देखने से थोड़ी झिंक सी गई थी वह। बाबूजी, 1 रुपया मिलेगा। अपनी फैली हुई हथेली को आगे कर उसने अपना वाक्य दोहराया। छुट्टा नहीं है, असहजता महसूस करते हुए मैंने जवाब दिया। देख लीजिए बाबूजी, कहते हुए उसने मेरे पैर पकड़ लिए। अरे कह दिया न, छुट्टा नहीं है, मैंने अपने पाँव छुड़ाते हुए कहा। अच्छा बाबूजी, कहते हुए वह उठ गई और जाने लगी थी। मैंने देखा उसका मायूस चेहरा और भी मायूस हो चुका था। वह भीड़ की तरफ बढ़ गई थी। तभी मैंने कुछ सोचकर कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला। बाहर निकाल कर देखा तो उसमें करीब 500,000 के कुछ नोट पड़े थे। मैंने रुपए वापस जेब में रख दिए। इसी क्रम में पेंट की पिछली जेब को भी खंगाला था मैंने। एक एक के 2 का 1 और 1 5 का, कुल मिलाकर 4 सिक्के थे। सहसा मैंने एक नजर उस तरफ दौड़ाई जिधर वह भिखारिन लड़की गई थी, परंतु निराशा, अब वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरी आत्मा ने धिक्कारा मुझे। सिर्फ 1 रुपया ही तो मांगा था उसने। अजब तमाशा है, किसी को इतनी भी खबर नहीं कि उसके पास कितना रुपया है।
तो कोई एक एक सिक्के के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता फिर रहा है। वाह भगवान वाह, यह कैसी लीला है तेरी। सिक्कों को मुट्ठी में भींचे मैं अपने आप से ही बड़बड़ाए जा रहा था। फिर और देर नहीं बैठ पाया था मैं वहां। बार बार उस मासूम लड़की का वो फैला हुआ हाथ याद आ रहा था मुझे। खुद को और भगवान को कोसता हुआ मैं उठ खड़ा हुआ कॉलोनी की तरफ जाने के लिए। मेरे बारे में लोगों का मत है कि मैं बोलता कम और सोचता ज्यादा हूँ। शायद यही वजह रही होगी कि अक्सर लोग मुझसे कटते से हैं। अपने स्वभाव के अनुसार मैं पार्क के एक कोने में पड़ी उसी बेंच पर बैठा था जहां रोज ही बैठा करता हूँ। मैंने सामने की ओर देखा तो चौंक गया। अरे, यह तो वही भिखारिन है जो उस दिन आई थी। मैंने अपने आप से कहा। आज तो छुट्टा होगा न बाबूजी। पास आते ही उसने अपनी हथेली फैला दी। मैंने महसूस किया कि उसमें कोई बदलाव नहीं था। वही मैले कुचैले कपड़े, वही मासूमियत, वही नीरसता चेहरे पर बिखरी थी। हाँ है। पेंट की जेब से एक एक के 2 सिक्के निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए थे मैंने। एक ही चाहिए बाबूजी। उसने उनमें से एक सिक्का थामते हुए कहा। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। अगली बार फिर आऊंगी तब ये ले जाऊंगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। उसके भोलेपन पर मुझे और तरस आ रहा था। सुनो, वह जाने लगी तो टोक दिया मैंने। कदम यंत्रवत रुक गए थे उसके। उसने मेरी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे बापू मुझे दीपा कहते हैं। उसकी बातों से भोलापन साफ झलक रहा था। अच्छा, घर में और कौन कौन है? मैंने फिर पूछ लिया। अम्मा, बापू, दीपू और मैं। उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। तुम यह काम क्यों करती हो? अचानक वह और गंभीर हो गई थी। 2 साल पहले बापू की दोनों टांगे एक एक्सीडेंट में जाती रहीं। अम्मा इसी सदमे में गुमसुम सी रहती है। घर का खर्च चलाने और पेट भरने को पैसा चाहिए था। मैंने सोचा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ही लूंगी। पर बड़े घर वालों के दिल उतने ही छोटे होते हैं बाबूजी। पहले तो कोई मुझे काम पर रखने को राजी नहीं होता था और कुछ लोग 2-4 दिन काम कराकर भगा देते थे। फिर मजबूर होकर मुझे लोगों के आगे अपना हाथ फैलाना पड़ा। मेरा छोटा भाई अभी 12 साल का है। शायद वो कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। हम उसे पढ़ाना चाहते हैं बाबूजी, लेकिन कहते हुए वह सुबकने लगी। वह कुछ और कहने का साहस नहीं जुटा पा रही थी और मैं सुनने का। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। खुद को संयत करते हुए वह बोली। मैंने उसकी ओर दया दृष्टि से देखा, लेकिन वह चल पड़ी थी। मैं बस देखता रहा उसे जाते हुए। उस दिन रात को ठीक से सो नहीं पाया था मैं। बार बार उस भिखारिन लड़की के परिवार के बारे में सोच रहा था। बाहर से हंसी और खूबसूरत दिखने वाली यह दुनिया कितनी स्वार्थी और निष्ठुर है, यह आज जाना था मैंने। आए दिन अखबार में कोई न कोई ऐसी घटना पढ़ने को मिल ही जाती है जिससे इस समाज के घिनौनेपन का एहसास होता है। क्या वह खुद को सुरक्षित रख पाएगी? लोगों की भूखी और वासना भरी नजरों से कब तक बचा पाएगी वह खुद को? ऐसी ही आशंकाओं से जूझता मैं बिस्तर पर लेटा रहा। उस भिखारिन लड़की की दयनीय स्थिति ने मेरी नींद उचाट दी थी। अगली बार जब वह मिली तो 1 रुपया थमाते हुए मैंने पूछा, अपने भाई को पढ़ाना चाहती हो तुम? हाँ बाबूजी। उसने छोटा सा जवाब दिया। कल से मेरे पास भेज देना। आप पढ़ाते हैं बाबूजी? उसने आश्चर्य से देखा मेरी ओर। नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को पढ़ा सकता हूँ, मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आप सच कह रहे हैं बाबूजी? उसने भावुक होते हुए कहा। क्या मेरा दीपू पढ़ना लिखना सीख जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सिखाऊंगा उसे। बाबूजी, यह बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ भिखारिन पर। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अगले दिन मेरे पार्क में पहुंचने से पहले ही वह भिखारिन उस बेंच पर बैठी नजर आई। साथ में एक 10-12 साल का छोकरा भी था। शायद यही उसका भाई था।
आप आ गए बाबूजी। मैंने देखा, मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी सूनी आंखों में पता नहीं कैसी चमक उभरी थी। बेंच से उठ खड़ी हुई थी वह। बाबूजी के पांव छुओ, ये तुम्हें पढ़ाएंगे। उसने उस लड़के को मेरे कदमों में झुका दिया। लड़के की हालत उस भिखारिन से भी बदतर थी। कपड़े बुरी तरह गंदगी से सने थे। हल्की बू भी आ रही थी। अरे ठीक है, मैंने लड़के को उठाते हुए कहा, आ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा दूं, जहां तुम्हें रोज पढ़ने के लिए आना होगा। जा दीपू, बाबूजी के साथ जा। भिखारिन लड़की ने भावुक स्वर में कहा। अरे हाँ, ये लो तुम्हारा 1 रुपया। मैंने एक सिक्का जेब से निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। नहीं बाबूजी, अब मैं आपसे ये रुपया नहीं लूंगी। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। आप मेरे दीपू को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उसे इस लायक बनाएंगे कि वह अच्छे समाज में उठ बैठ सके। मेरा भैया एक अच्छा इंसान बनेगा। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है मेरे लिए। वह और भावुक हो उठी थी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं बाबूजी। मैं आपका यह उपकार 7 जन्म तक नहीं भूलूंगी। कहते हुए वह मेरे कदमों में झुक गई। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं कैसा इंसान हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मैं भी उसी मिट्टी का बना हूँ जिसकी कि तुम। मैंने उसे उठाते हुए कहा। मैंने देखा उसकी आंखें डबडबा आई थीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। आओ दीपू। मैं और नहीं ठहर सका वहाँ। रुपया वापस जेब में रख लिया था मैंने। दीपू बहुत ही होनहार लड़का था। कुछ ही दिनों में वह काफी हद तक पढ़ना लिखना सीख चुका था। मैंने उसे कुछ किताबें और कापियां लाकर दे दी थीं। वह मन लगाकर पढ़ रहा था। 2 महीने गुजर गए। दीपू बहुत कुछ सीख चुका था। इस दौरान वह भिखारिन लड़की भी दीपू को छोड़ने मेरे कमरे तक 2-3 बार आ चुकी थी, लेकिन उस दिन बाद उसने मुझसे कभी भी 1 रुपया नहीं मांगा था। उस दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो मेरे कमरे के बगल वाले कमरे के गेट पर 2-3 औरतें खड़ी बतिया रही थीं। मैं चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ताला खोलने के बाद मैं कमरे में घुस गया। मैंने महसूस किया कि औरतों की खुशर फुसर और तेज हो गई थी। मैंने कुछ सुनने की कोशिश की। मुझे तो इस लड़के के लक्षण ठीक नहीं लगते। देखो, कॉलोनी में घुसते ही कैसे नजरें झुकाकर गौ बनने का ढोंग करता है, जैसे हम कुछ जानती ही नहीं। मैंने तो सुना है कि जिस भिखारिन के भाई को यह पढ़ाने का नाटक करता है, उसके साथ इसका कोई चक्कर है। हाँ बहन, वरना बिना मतलब के यह मुफ्त में क्यों उसके भाई को पढ़ाने लगा। जमाना बहुत बदल गया है बहिना। यहाँ कैसे ठाठ से रहता है, देखने में कितना भोला लगता है। और देखो, मुआ उस भिखारिन के साथ गुलछर्रे उड़ाता फिरता है। छी छी, बड़े घरानों के छोकरे ऐसे ही होते हैं। अरे काहे का बड़प्पन, कर्म तो देखो कैसी नीचता दिखाते हैं ये। और पता नहीं क्या क्या बके जा रही थीं वे। उफ, मेरे बारे में इतने घिनौने विचार मैं तो सोच भी नहीं सकता था। कॉलोनी की औरतें मेरे बारे में ऐसे विचार रखती हैं। उफ, और मैंने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि और सुनने का साहस नहीं जुटा पा रहा था मैं। दीपू आया था आज, लेकिन उसे पढ़ाने में मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार वे बातें मेरे दिमाग में घूम जाती। क्या बात है बाबूजी, क्या आपकी तबीयत खराब है? दीपू ने पूछ ही लिया। नहीं बेटा, वो सिर में दर्द है थोड़ा। मैंने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। तो मैं चला जाता हूँ, आप आराम कर लीजिए। दीपू ने उठने का उपक्रम किया तो मैंने उसे रोक दिया। बाबूजी, मैं बड़ा होकर उतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगा। उसने अलमारी में रखी मेरी किताबों की ओर इशारा किया तो मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। मैंने देखा दीपू बदल रहा था। उसके बातचीत करने का ढंग, उसका पहनावा, उसके हाव भाव, सब कुछ। हालांकि अभी भी वह वही पुराने फटेले कपड़े पहनता था, पर अब वे मैले कुचैले नहीं होते थे। कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर मैं कॉलोनी से बाहर वाली मेन रोड पर आ रहा था। सामने मोड़ पर लड़कियों का जमघट सा दिखाई दिया। शायद कॉलेज जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थीं वे। उनमें से कुछ लड़कियां मेरी कॉलोनी की भी थीं। मैंने महसूस किया वे मुझे ही घूर रही थीं। काश हम भी भिखारिन होते,
एक लड़की ने भद्दे से अंदाज में आह भरी। मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। एक जोरदार ठहाका सुना था मैंने अपने पीछे भेजा और व्यस्त हो गया था मेरा। अब तो यह आम बात हो गई थी। दिन महीनों में बदलते गए और मेरे बारे में कॉलोनी के लोग और ज्यादा फुसफुसाने लगे थे। परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं, तो मैंने पार्क जाना बंद कर दिया। दीपू आ जाता और पढ़ने के बाद चला भी जाता था, लेकिन आज दीपू नहीं आया। शायद कोई काम लग गया हो, मैंने सोचा। 1, 2, 3 और धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, पर दीपू नहीं आया। मैं आशंकाओं से घिर चुका था। आखिर रविवार के दिन मैं पार्क की ओर बढ़ गया। बेंच पर बैठा मैं विचारों को कई तरह से उधेड़ बुन रहा था। अचानक नजर सामने पड़ी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैंने खुद से सवाल किया। लेकिन नहीं, यह हकीकत थी। गुलाबी सूट पहने वह लड़की दीपा ही थी, परंतु उसके पास इतना कीमती सूट। अरे बाबूजी, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं दीपा ही हूँ। उसने पास आते हुए कहा। मैं थोड़ा झेंप सा गया था। खूबसूरत कपड़ों में वह स्वप्नप्री लग रही थी। वह पास ही घास पर बैठने लगी तो मैंने टोका। अरे यहाँ बैठो। मैंने खाली बेंच की ओर इशारा किया। तब तक वह बैठ चुकी थी। पाँव की जूती पाँव में रहे तो ही अच्छी लगती है बाबूजी। कहते हुए वह मेरे दाएं जूते के फीते को बांध रही थी, जो शायद खुल गया था। मैंने महसूस किया वह काफी बदल चुकी है। यह अचानक, और दीपू इतने दिनों से पढ़ने भी नहीं आ रहा है। मैं परेशान हुए जा रहा था। जिंदगी में सब कुछ अचानक ही तो होता है बाबूजी। फीता बांधने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। कुछ भी तो नहीं समझ पाया था मैं। अब मैं वो भिखारिन दीपा नहीं रही बाबूजी। उसका चेहरा बहुत गंभीर हो चला था। उस दिन अचानक ही तो हुआ था वह सब। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। क्या हुआ था? मेरे मुंह से बस Hey यही there. शब्द फूटे। उस Subscribe दिन to my पैसे channel कुछ ज्यादा मिल and गए also थे। press मैं this खुश bell होती icon. हुई झुग्गियों की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रख दबोच लिया मुझे। मैं चीखने ही वाली थी कि उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। मैं छटपटाई, काफी हाथ पांव मारे, लेकिन वे 4 राक्षस थे। उनके आगे मेरी एक न चली। वे मुझे उठाकर एक सुनसान कोने में ले गए और उन बहसी दरिंदों ने मेरे शरीर चील कौओं की तरह नोच डाला। मैं बेहोश हो चुकी थी। होश आया तो सबेरा हो चुका था। लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रात। काफी देर तक मैं आंसू बहाती रही, लेकिन इन आंसुओं से मेरी आत्मा पर लगे दाग न धुल सके। उस दिन के बाद मैंने भीख मांगना छोड़ दिया। दीपू को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना था, और अब इस जिंदगी में बचा ही क्या था मेरे लिए। पहले मैं लोगों के आगे हाथ फैलाती फिरती थी, लेकिन अब बड़े बड़े धन्ना सेठ आते हैं मेरे पास, भिखारियों की तरह। कहते हुए वह अजीब तरह मुस्कुराई थी, परंतु उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। मैं बुत बना सुनता रहा सब कुछ। कितना निष्ठुर है भगवान! यह कैसा न्याय है उसका! इंसान को कठपुतलियों की तरह नचाता है वह। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। बाबूजी, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग आपको बुरी नजर से देखें। उसने फिर गंभीर होते हुए कहा। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। और इसीलिए मैंने दीपू को आपके पास नहीं भेजा। उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दूंगी। वह कुछ क्षण शांत रही थी। आखिरी बार एक उपकार और कर दीजिए बाबूजी। वह मेरे चेहरे को देखे जा रही थी। जब देखा मैंने उसकी आंखों में, तो कोसों कोसों अपंत्व ही नजर आया मुझे। एक बार अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। उसने अपने दुपट्टे को सिर पर खींच लिया था और मेरे कदमों में झुक गई। मैं नहीं समझ पाया कि वह ऐसा क्यों चाहती है, परंतु मेरा हाथ अनायास ही बढ़ गया उसकी ओर। उसने अपनी पलकें मूंद ली थीं और कई क्षण ऐसे ही बैठी रही वह।
जब मैंने अपना हाथ उसके सिर से हटाया तो वह एकदम खड़ी हो गई थी। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। कहते हुए वह मुड़ी तो मैंने देखा, उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू छलके थे। मैं जैसे बुत बन गया था, देखता रहा उसे जाते हुए। मेरा दिल बैठा जा रहा था। क्या देख रहे हैं साहब? मैंने पलटकर उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। एक काला कलूटा भारी भरकम आदमी खड़ा था। आंखें लाल थीं, जैसे शराब पी रखी हो। बड़ी लजीज चीज है साली। उसने अपने भारी भरकम होठों पर जीभ फेरते हुए दूर जाती दीपा को निहारा तो मैं गुस्से से सिहर उठा। अरे साहब, पूछो मत, उस दिन अकेली मिल गई, दबोच लिया हमने उसे। बहुत फड़फड़ाई थी साली, काट भी लिया था। ये देखो साहब, अभी भी निशान है। उसने अपना हाथ दिखाया मुझे, जिस पर दांतों के निशान बने थे। मेरा गुस्सा उफान ले रहा था। वो तो अच्छा हुआ साहब, उस दिन रामू, कल्लू और भूरा भी मेरे साथ थे। भाग कर जाती कहाँ साली। फिर तो तड़ाक, मैंने उसके जबड़े पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। मारते क्यों हैं साहब? आप भी तो। तड़ाक, एक और थप्पड़, और फिर जैसे मैं पागल हो उठा था। वह बौखला गया और भाग खड़ा हुआ। मैं खड़ा हांफ सा रहा था, क्रोध की अधिकता से। काफी देर खड़े रहने के बाद मैं लड़खड़ाते कदमों से कॉलोनी की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोला तो पीछे से किसी ने पुकारा। सुनो बेटा, मैंने मुड़कर देखा, मकान मालकिन थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। उन्होंने कुछ सकुचाते हुए कहा। कहिए आंटी जी, मैंने धीरे से कहा। बेटा, वो कॉलोनी के लोग चाहते हैं कि तुम ये कमरा खाली कर दो। क्यों? बेटा, वो आजकल तुम्हारे और उस भिखारिन लड़की के बारे में काफी चर्चे हो रहे हैं कॉलोनी में। मैंने सुना है कि आजकल वह भिखारिन खूब बंठन कर घूमती फिरती है। कॉलोनी के लोग कह रहे थे कि उनके घर में भी जवान लड़के लड़कियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। वे बोले जा रही थीं। नया ठिकाना मिलते ही मैं कमरा खाली कर दूंगा, मैंने सपाट स्वर में जवाब दिया। अच्छा ठीक है, कहकर वे चली गई। मैं अंदर घुसा और धम्म से बिस्तर पर जा गिरा। लग रहा था जैसे मीलों पैदल चल गया हूँ। उस शाम मैं यूं ही गुमसुम पड़ा रहा था। लग रहा था जैसे सारी दुनिया वीरान हो चुकी हो। अगली शाम मैं अपना सामान टैक्सी में रख चल पड़ा था अपने नए ठिकाने।